This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. बच्चे आज से हमने टॉपिक स्टार्ट करना है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. सबसे पहले बच्चे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशंस, इसमें की टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं वो डिफाइन करते हैं. सबसे पहली टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है. दो पार्टीज, दो एंटिटीज के दरमियान होने वाला, दो पार्टीज के दरमियान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. और उनमें से एक पार्टी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल एसेट हो जबकि दूसरी पार्टी के लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा. फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किन के लिए? ऑफ अदर एंटिटी, दूसरी एंटिटी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा. ठीक है जी बच्चे, तो पहली डेफिनेशन की टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो एंटिटीज के दरमियान होने वाले मुआहदे को कहते हैं. उनमें से एक एंटिटी की हैसियत फाइनेंशियल एसेट की हो जाएगी और दूसरी एंटिटी की फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, इक्विटी की हैसियत हो जाएगी. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा ना, तो या फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी. ठीक है. अच्छा, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल है उसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं. जी बच्चे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कैश या बैंक, इन्वेस्टमेंट
शेयर्स में लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, accounts receivable, accounts payables, डेरिवेटिव का नाम लिख रहा हूँ वो कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने कहा है कि मैं डेरिवेटिव से रिलेटेड से इंफॉर्मेशन नहीं पूछूंगा, तो डेरिवेटिव्स जितने भी हैं वो कैप लेवल में टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। और ये सेकेंडरी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स। इनसे डिराइव होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है? इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से फर्दर डिराइव हो जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे ऑप्शन हो गई, फ्यूचर हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्वैप्स हो गए, ठीक है। ये क्या है? ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से डिराइव हुए हैं। तो जब आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ते हो तो आप कहते हो डेरिवेटिव ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपने अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये अंडरलाइंग एसेट से डिराइव्ड होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट्स कितनी तरह के हैं? दो तरह के। फर्स्ट वन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे भी आपने पढ़े ये सारी एग्जांपल्स प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स की ही है ना, रिसीवेबल्स की, पेएबल्स की, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की, ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनसे डिराइव होने वाली, जैसे शेयर्स की सूरत में ऑप्शन मिल जाती है, इसी तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, इसी तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्वैप्स होते हैं, ये करेंसी स्वैप्स हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसे डेरिवेटिव्स बोला जाता है, ठीक है जी बच्चे। तो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी थी। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट अब हम फर्दर एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल एसेट, ठीक है जी बच्चे। जी बच्चे, फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल एसेट एक ऐसा एसेट जो या तो कैश है, कैश क्या है? फाइनेंशियल एसेट, ठीक है जी बच्चे। अच्छा सेकेंडली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी, एक दूसरी कंपनी के आपने शेयर्स बाय कर लिए, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अच्छा पूरा लिख देता हूं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन अदर एंटिटी, एक दूसरी एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी बच्चे। आपने अगर किसी एंटिटी के शेयर्स बाय किए, आपका वो फाइनेंशियल एसेट है क्या? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, हम ये भी पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब ये थर्ड वन
बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं, अब जरा गौर से सुनिए। अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, मुआहिदा आपको हकूक फराहम कर रहा है। किसके हकूक फराहम कर रहा है? फर्स्ट वन, हकूक इस चीज के फराहम कर रहा है कि आपको कैश मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश। बात सुनते जाइएगा साथ साथ। टू रिसीव कैश, आपको हकूक मिल गए मुआहिदे की सूरत में कि आपको कैश मिलेगा, या आपको कोई और फाइनेंशियल एसेट मिल जाएगा। जी, बात समझ में आई है? आपको या तो कैश रिसीव होगा या फाइनेंशियल एसेट रिसीव होगा। किससे? किसी भी दूसरी एंटिटी से। ठीक है जी बच्चे, पहली बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब सेकंड वन, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या? टू एक्सचेंज, तबादला हो जाएगा। किस चीज का? फाइनेंशियल एसेट का। या बच्चे फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक दूसरी एंटिटी के साथ। फाइनेंशियल एसेट का या फाइनेंशियल लायबिलिटी का एक दूसरी एंटिटी के साथ। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब यहां से अगली फर्दर कंडीशन भी है इसकी एक, वो कंडीशन भी मैं लिखता हूं, लेकिन यहां तक बात समझिए। आपने ऑप्शन के एसेट्स आपके पास मौजूद थे, ऑप्शन आपका फाइनेंशियल एसेट है, आपने उस ऑप्शन से शेयर्स हासिल कर लिए। अब एक ऑप्शन से दूसरी ऑप्शन एक्सचेंज हो रही है, या आपने एक लायबिलिटी, आपके पास फाइनेंशियल एसेट भी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्या आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं ना, सेट ऑफ कर सकते हैं ना? ठीक है जी बच्चे, तो एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट के साथ या फाइनेंशियल लायबिलिटी की एक दूसरी एंटिटी के साथ। अब इसमें कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हम देख रहे हैं। ऐसी कंडीशन जो कि आपके लिए पोटेंशियली आपके लिए फेवरेबल होगी। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब ये नामुकम्मल डेफिनेशन है अगर मैं देखूं तो, लेकिन हमारे सिलेबस में इतनी ही डेफिनेशन काफी है। ये 3 पॉइंट्स, फोर्थ 1 पॉइंट भी है बट वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है, तो उसका जिक्र मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। फाइनेंशियल एसेट क्लियर हो गए? अच्छा बच्चे, फाइनेंशियल एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स भी लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जी बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल्स और अकाउंट रिसीवेबल, जो मैंने भी वर्ड लिखा, इसी तरह से बच्चे ऑप्शंस भी मैंने एग्जांपल भी कोट किया आपको। सही है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये याद रखिएगा जी। बिल्कुल, ये कब है? जब आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स,
इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चे यहां तक बात क्लियर हो गई है? ठीक हो गया जी बच्चे। अब हम जिक्र करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगली की टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों को सीखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या बच्चे? बच्चे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेट है ना, तो डेट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी। और वो डेट इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर्स किसी और एंटिटी ने इशू किया है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, वो फाइनेंशियल एसेट है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी that is अच्छा बच्चे, अब फर्स्ट वन, टू डिलीवर कैश, आपको इसके बदले में क्या पे करना पड़ेगा? कैश। या बच्चे आपको कोई फाइनेंशियल एसेट देना पड़ेगा। क्या जी बच्चे? आपको इसके बदले में फाइनेंशियल एसेट देना पड़ेगा किसी दूसरी एंटिटी को। ठीक है जी बच्चे, आपको दूसरी एंटिटी को या तो कैश पे करना पड़ेगा या कोई और फाइनेंशियल एसेट देना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है आपकी, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ऑब्लिगेशन है आपकी। अच्छा जी, सेकंड वन बिल्कुल उसी तरह से, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक्सचेंज करना है फाइनेंशियल एसेट को या फाइनेंशियल लायबिलिटी को एक दूसरी एंटिटी के साथ, विद एन अदर एंटिटी। ठीक हो जी बच्चे, विद एन अदर एंटिटी। अगली कंडीशन वही अंडर कंडीशन। ठीक है जी बच्चे, अंडर कंडीशन जो के पोटेंशियली, अच्छा आप फाइनेंशियल एसेट में तो आपको फायदा मिल रहा था, बट फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में आपने क्या वर्ड बोलना है? पोटेंशियली फेवरेबल नहीं, गलत हो जाएगी डेफिनेशन। क्या है? पोटेंशियली अनफेवरेबल। बिल्कुल। अब आपको सेटल करनी है ना अपनी लायबिलिटी, लायबिलिटी पे बैक करनी है। ठीक है जी बच्चे, तो ये बात याद रखिए। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। ट्रेड, क्या बच्चे? अकाउंट्स पेबल्स। ट्रेड पेबल और अकाउंट्स पेबल्स। डिबेंचर्स ये इशू किए हुए, अब इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। समझ आ रही है ना बात की? जी। इसी तरह से मैंने आपको बताया हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इररिडीमेबल, वो एज ए इक्विटी क्लासिफाई होते हैं, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये एज ए लोन ट्रीट होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को?
बात समझा पाए हूं जी बच्चे। अब इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अभी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी ना, उसमें 3 टर्मिनोलॉजीज थी। एक थी फाइनेंशियल एसेट, उसको समझा। फिर हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसको समझा। अब एक हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी इक्विटी की, उसको भी समझ लेते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको एविडेंस प्रोवाइड करेगा, शवाहिद प्रोवाइड करेगा। किसके शवाहिद? रेजिडुअल इंटरेस्ट के। अब ये रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या? ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स डिसॉल्व होंगे, सबको पेमेंट कर दी जाएगी, सबको पैसे दे दिए जाएंगे। उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के बाद पैसे बच के अब ऑनर्स की बारी आएगी, अब ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो सबसे एंड पे बच जाने वाला पैसा ऑनर्स के इन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी वजह से इसे कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल इंटरेस्ट होल्डर, समटाइम ये भी वर्ड बोला जाता है, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी। फिर कैसे? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटीज। ठीक हो गया जी बच्चे? ये किसकी डेफिनेशन है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब बातें क्लियर हो गई जी? ये बातें याद रखनी है। अच्छा, अब एक मैं आपके साथ लिस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये याद रखनी है, गलती ना हो जाए आपसे। तो ये आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जी बच्चे, सबसे पहले फिजिकल एसेट्स, इन्वेंट्रीज हो गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गए, इंटेंजिबल्स हो गए। इसी तरह से लीज एसेट्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये जो फिजिकल एसेट्स है, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ? इन्वेंट्रीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी बच्चे। इसी तरह से बच्चे इंटेंजिबल एसेट, जी ये नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा बच्चे, इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्होंने क्या सेटल इन कैश होना है? नहीं होना। क्या आपको इसमें फिक्स डिटर्मिनेबल यूनिट्स ऑफ करेंसी रिसीव होने हैं? नहीं होना। इसके अगेंस्ट तो आपको सर्विसेज मिलनी है। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? जी बच्चे, डेफर्ड एसेट्स, सही हो गया जी। डेफर्ड रेवेन्यू भी होता है। ठीक है जी बच्चे। लायबिलिटीज
या एसेट्स that are not contractual in terms, जो टर्म्स एंड कंडीशंस के लिहाज से किसी कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में नहीं बने, क्योंकि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ही क्या पढ़ी थी, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू, याद करें सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट ही यहां से हुई थी ना। इसका मतलब है अगर कोई एसेट या लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल इन टर्म्स नहीं है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। ठीक है जी बच्चे जी। आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिल गया, क्या जरूरी है वो फाइनेंशियल एसेट ही होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही होगा? ये राइट भी हो सकती है, ऑब्लिगेशंस भी हो सकती है। उसकी मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। ऑपरेटिंग लीज, मुझे बताइएगा, आपको राइट मिला है 2 इयर्स के लिए अंडरलाइंग एसेट को इस्तेमाल आप करेंगे, 2 इयर्स के लिए अंडरलाइंग एसेट को इस्तेमाल का हक आपको मिल गया, आप इस्तेमाल करेंगे? मुझे बताएं, क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑपरेटिंग लीज की सूरत में एसेट रिकॉर्ड करते हैं? बताइएगा मुझे, क्या आप राइट ऑफ यूज, आप तो करते हैं, लेसी तो करता है, लेसर की सिचुएशन में जी वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, वो उसमें सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा होता फ्रॉम लेसर टू लेसी। ठीक है जी बच्चे, तो इसमें जी क्लियर हो गई बच्चे बात? अच्छा बच्चे, तो ये जरूरी नहीं है हर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन के केस में आपको उसका कंट्रोल भी मिले, तो इसकी पूरी बात मैं लिख देता हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट या ऑब्लिगेशन। ठीक है जी बच्चे जी, यहां तक बच्चे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अच्छा, अब बच्चे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिकॉग्निशन और मेजरमेंट, दो ही टॉपिक्स हमारे सिलेबस, क्लासिफिकेशन में साथ साथ ही डिस्कस करता रहूं। ठीक है जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, कब रिकॉग्नाइज करना है? जब भी एंटिटी पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन है, party to the contractual provision of the instrument। ठीक है जी बच्चे, when the entity becomes party to the contractual provision of the instrument। ठीक है जी बच्चे, जब एंटिटी पार्टी बन गई कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना दो एंटिटीज के दरमियान, एक एंटिटी फाइनेंशियल एसेट, दूसरी एंटिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी, जब ये बन गई है तो तब ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? क्लियर है ना ये बातें? अच्छा, मैंने आपको बताया था मैं पढ़ाते हुए इसको जरा डिफरेंट वे में पढ़ाता हूँ,
इसकी क्लासिफिकेशन को मैं साथ साथ डिस्कस कर दूंगा, लेकिन वो साथ ही कवर हो जाएंगे सारी की सारी बातें, ठीक है। तो मैं पहले इसकी मेजरमेंट और साथ ही साथ इसकी क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजरमेंट में दो तरह की मेजरमेंट, सबसे पहली मेजरमेंट होती है इनिशियल मेजरमेंट। ठीक है जी बच्चे। अब इनिशियली मेजरमेंट में हमने एसेट्स को क्लासिफाई करना होता है सबसे पहले, मेजरमेंट से पहले, कि हमने एसेट्स को मेजर कैसे करना, क्लासिफिकेशन। इसमें इसकी क्लासिफिकेशन के, जी शाबाश, क्लासिफिकेशन के तीन वे। एक होता है एक एट अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरा होता है बच्चे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और थर्ड वन होता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब इसमें इनिशियल मेजरमेंट इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, अगर हम कहते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट पर मेजर कर रहे हैं, या बच्चे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फिर उसके लिए क्या इक्वेशन यूज करनी है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या फॉर्मूला यूज करना है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये फॉर्मूला यूज करना है, याद रखिए। अच्छा बच्चे, अब अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पर मेजर करना है, तो फिर फेयर वैल्यू पर मेजर करना है, एट फेयर वैल्यू। अच्छा, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करना है। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल एसेट की सिचुएशन, अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की सिचुएशन। इसमें बच्चे अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये बात याद रखनी है आपने, माइनस करनी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन केस ऑफ लायबिलिटी। और बच्चे सेकंड, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, किस पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज की जाएगी। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे। अब बातें जरा गौर से सुननी है, फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में यहीं से कवर करूंगा।
फाइनेंशियल एसेट की सूरत में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अमोर्टाइज कॉस्ट। इसकी क्लासिफिकेशन holds the instrument। इंस्ट्रूमेंट को होल्ड किया जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हासिल करने के लिए। पहला टेस्ट क्या है? होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट, ये याद रखें। दूसरा टेस्ट क्या है? सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जी, मेजर किस पे करना है? अमोर्टाइज कॉस्ट। अगर ये दोनों टेस्ट पास करके तो फिर आपने क्या इस पे मेजर करना है? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। बिल्कुल ठीक होगा जी, शाबाश। अब आएगी जिसकी सबसीक्वेंट मेजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी बच्चे, मेजर किस पे करना है? अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करना है, और उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे कहते हैं यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। कौन सा मेथड है? यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। अच्छा बच्चे, अब जितने भी गेन्स या लॉसेस उन्हें रिकॉर्ड किधर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, इंटरेस्ट फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू की बात हो जाएगी। लमॉफ फरमाए जी। अल्लाह ताला बचा के रखे हमें सूद से। इंटरेस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी कंपनी। ये अमोर्टाइज कॉस्ट। इसके बाद बचे अगला फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा, अब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं। इसमें तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। एक होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स और एक है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले बात करते हैं जरा डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसकी बात कर रहे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इसकी क्लासिफिकेशन।
जी बच्चे, क्लासिफिकेशन के लिए holds the instrument, इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करना टू कलेक्ट कंट्रेक्चुअल कैश फ्लो, या इसको बेच देना गेन हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे दोनों पर्पसेस हैं, इसे कहते हैं बोथ पर्पसेस। आप होल्ड भी कर सकते हो, आपको अच्छी कीमत मिली, आप बेच भी सकते हो। ठीक है जी बच्चे। दूसरा SPPI, solely payment of principal and interest of contractual cash flow। अब अगर ये दोनों टेस्ट मीट कर गए तो मेजर किस पे करना है? एट फेयर वैल्यू। किस पर मेजर करना है जी? फेयर वैल्यू पर, रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, जितने भी गेन्स होंगे या लॉसेस होंगे किधर रिकॉर्ड करने हैं? OCI के अंदर। ठीक है जी बच्चे। और at the time of disposal, transferred subsequently to profit and loss। सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर कहां कर दिए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बात की हमने किसके केस में? OCI के केस में, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, और वो भी डेट इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी सबसे पहले क्लासिफिकेशन। अब नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, एसेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ऐसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है, उनको कहां क्लासिफाई करना है? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट भी है, वो नोट याद रखें। वो नोट क्या है? डेजिग्नेशन at initial recognition, डेजिग्नेशन at initial recognition ऑप्शनल है। आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे मेजर कर रहे थे, क्लासिफिकेशन वो बनती है। आप कहते हो नहीं मैंने फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे डेजिग्नेट करना है, जी आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, आप कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इररिवोकेबल है, ये कैंसल नहीं हो सकती। ठीक है जी बच्चे। जी बच्चे, अब इसके बाद मेजर, इस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग डेट पे किस पे मेजर करना है? एट फेयर वैल्यू। जितना भी गेन या लॉस होगा
वो कहां ट्रांसफर करना है? ओसीआई में। अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी फेयर वैल्यू में चेंज आ गया होगा, मैं बस शॉर्ट लिख देता हूं, ठीक है ना? नॉट subsequently transferred to profit and loss। जितना भी गेन और लॉस है सब्सिक्वेंट पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज या ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जो डिविडेंड की इनकम होती है कहाँ रिकॉर्ड करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है जी बच्चे, तो ये है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। और कौन से इंस्ट्रूमेंट? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। बच्चे हफ्सा इररिवोकेबल डेजिग्नेशन हमेशा बच्चे क्लासिफिकेशन की होती है और किसी चीज की नहीं है। अगर आपने इररिवोकेबल डेजिग्नेट कर डाला तो इसका मतलब है अब आप गेन ओसीआई में लेके जा रहे हैं, फिर वो ओसीआई से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात याद रखिए। क्लियर हो गया बच्चे? जी बच्चे, उसके बाद बच्चे लास्ट वन, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। मैं वो आपके साथ। अब इसकी क्लासिफिकेशन समझिएगा। वो फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट का क्राइटेरिया एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का क्राइटेरिया। ठीक है जी। जी, अब इसमें भी डेजिग्नेशन इज अवेलेबल। मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, इररिवोकेबल डेजिग्नेशन हो सकता है इसका। और ये डेट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट की सूरत में बन जाता है, इररिवोकेबल डेजिग्नेशन। ठीक है, जिसे हम अकाउंटिंग मिसमैच का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और ये ऑप्शन इररिवोकेबल होती है, ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद बच्चे सबसीक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है जी बच्चे, सबसीक्वेंट मेजरमेंट किस पर मेजर करना है? एट फेयर वैल्यू। जितने भी गेन्स और लॉसेस हैं किसको चार्ज करने हैं?
किधर रिकॉर्ड करने हैं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये हमने डिस्कस किया है बच्चे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और अमोर्टाइज कॉस्ट का सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया। फाइनेंशियल एसेट मुकम्मल हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटीज के केस में बच्चे सबसे पहले अमोर्टाइज कॉस्ट। क्लासिफिकेशन, holds the instrument to collect contractual cash flow or solely payment of principal and interest, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। ठीक है, दोनों टेस्ट मीट कर जाए तो आपने क्लासिफाई करना है एट अमोर्टाइज कॉस्ट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कौन सा मेथड यूज करना है, शाबाश, यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। कौन सा मेथड है, यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड और इंटरेस्ट एक्सपेंस। कहां चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज। ठीक है जी बच्चे। उसके बाद फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लासिफिकेशन, जी बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन हम कहते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है ना बच्चे। इररिवोकेबल डेजिग्नेशन से हम अकाउंटिंग मिसमैच का कॉन्सेप्ट। subsequent measurement, subsequent measurement में बच्चे किस पे मेजर किया जाएगा, एट फेयर वैल्यू, जितने भी गेन्स या लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस।
अच्छा, अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो याद रखिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गेन्स एंड लॉस किसकी वजह से? हाँ शाबाश, ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से, एंटिटी के क्रेडिट रिस्क की वजह से, उस इंस्ट्रूमेंट के क्रेडिट रिस्क की वजह से नहीं। क्या जी? जी, ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से। उसको आपने कहा रिकॉग्नाइज करना है? ओसीआई में करना है। उतना पोर्शन, सिर्फ जितना गेन और लॉस का पोर्शन होगा ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से, वो ओसीआई में, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी बच्चे। अब क्रेडिट रिस्क की डेफिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है जी बच्चे। ऐसा रिस्क जो रिलेटेड है खास तौर पे उस लायबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है ना बच्चे? जैसे मैंने अभी पहले वर्ड बोला गलत, आप लोगों ने मेरी करेक्शन कर दिया, आपने कहा नहीं, रिस्क रिलेटेड टू स्पेसिफिकली टू दैट लायबिलिटी। शाबाश। आपने कहा नहीं, एंटिटी नहीं, रादर देन द एंटिटी। देख लिया आपने, वही करेक्शन करवा दी, रादर देन द एंटिटी। मतलब एक बच्चे ने करेक्शन करवाई तो सबने करवा दी, रादर देन द एंटिटी। और चाहे वो आई थिंक सो कह के करवाई हुई हो। ठीक है जी, आपको बातें याद है एज अ होल, पूरी की पूरी बात। सही है जी बच्चे। बच्चे, क्रेडिट रिस्क क्या है? कुछ सिक्योरिटीज, कुछ लायबिलिटीज से रिस्क जी, उन सिक्योरिटीज, उन लायबिलिटीज से जितना रिस्क उनसे रिलेटेड होगा वो क्रेडिट रिस्क कहलाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट रिस्क, एंटिटी का क्रेडिट रिस्क नहीं हम ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट। जितना क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड होगा उस इंस्ट्रूमेंट के, वो ओसीआई का पोर्शन बन जाएगा, बाकी पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब इसके लिए एक पूरे का पूरा समराइज फॉर्म में शेड्यूल था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद है ना? हाँ, और पास पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है। मेरे पास तो नोट्स इस टाइम पे नहीं है क्योंकि मैं कॉलेज में नहीं हूँ, तो मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ जल्दी जल्दी बना के मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि रिवीजन में कोई ये टॉपिक रह ना जाए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कमिंग अटेम्प्ट के लिए बच्चों। मुझे लगता है ये मूव नहीं करना चाहिए। चलिए, अल्लाह का शुक्र है हम मूव कर पाए। चले मैं खुद बना देता हूँ, ये नहीं, वो सही ऑपरेट नहीं हो रहा। ठीक है जी बच्चे। जी, अमोर्टाइज कॉस्ट, अब आप लोगों ने नोट, आप लोगों ने मुझे लिखवाना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई
और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी बच्चे, अब ये आपके पास कॉलम्स है। सबसे पहली बात, बिजनेस मॉडल टेस्ट, इसकी बात कीजिए। होल्ड टू कलेक्ट, याद है ना आपको बात, होल्ड एंड सेल, याद है, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूं, सब समझाने के लिए। और यहाँ पे है ही किस लिए, होल्ड टू सेल, यहाँ पे था होल्ड टू कलेक्ट। ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी, मुझे लगता है ये हमने कंफ्यूज ना कर जाए। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। ठीक है जी बच्चे, ये पहली बात हमने ये लिख। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। अब सेकंड, ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड वन क्या है, कैश फ्लो का। सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और ऐसी कोई कंडीशन तो हमने इसमें पढ़ी ही नहीं, याद है ना आपको जी बच्चे। जी नेक्स्ट, इसके बाद बच्चे हम लोगों ने कैटेगरीज। अगर आप लोगों के पास हैंडआउट्स हैं तो आप देखते जाइएगा साथ, मैं कहीं गलती ना कर जाऊं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अमोर्टाइज कॉस्ट सिर्फ फाइनेंशियल एसेट के केस में, डेट के केस में थे, इक्विटी के केस में नहीं है। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेट एंड इक्विटी दोनों के केस में है। इसी तरह से ये भी डेट और इक्विटी दोनों की सूरत में हो सकता है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, इनिशियल मेजरमेंट, बाद में करेंगे सबसीक्वेंट मेजरमेंट की बात है, पहले करते हैं इनिशियल मेजरमेंट की बात। याद है ना आपको फॉर्मूला जी, क्या फॉर्मूला है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, किस पे, फेयर वैल्यू पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करनी। अच्छा जी, अब बताइएगा सबसीक्वेंट मेजरमेंट। जी, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू, इस पे, फेयर वैल्यू पे। याद है ना आपको ये बातें, मुश्किल नहीं है ये बातें, ये याद रखनी है आप लोगों ने, आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये बात। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर चेंज हो जाए फेयर वैल्यू, इसकी सूरत में तो कोई आता ही नहीं था क्योंकि एट अमोर्टाइज कॉस्ट होता है। इसकी सूरत में ओसीआई है तो ओसीआई में, और ये प्रॉफिट एंड लॉस है तो पीएनएल में। ठीक है जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट, री क्लासिफिकेशन, जिसे हमने ट्रांसफरिंग भी बोला था। गेन की बोल रहा हूँ सिर्फ बात, ये जो फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस की बात है, इसके केस में तो होता ही नहीं है, जब गेन ही नहीं होता तो फिर उसकी रिक्लासिफिकेशन कैसे होगी, सिर्फ डेट सिक्योरिटीज के केस में। याद है ना आपको, सिर्फ किसकी सूरत में, इसके केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं ना दोबारा रिक्लासिफिकेशन हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, ओसीआई में तो जाएगा ही नहीं। यहां तक हो गया, तो बच्चे ये टेबल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा। कोई कंफ्यूजन, कोई मुश्किल बात? ठीक है जी बच्चे। टेबल शुरू से दिखा दूं,
ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, ये क्वेश्चन जी बताइएगा, इसकी करेक्शन करनी है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे। Bilal has recently joined your organization. He has prepared a summary of classification and measurement requirements financial asset की, जो आपकी मदद करेगा इन ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हुए और फाइनेंशियल एसेट में रिकॉर्ड करते हुए। He has requested you, उन्होंने आपको कहा है कि आप रिव्यू करें द फॉलोइंग समरी। अच्छा जी बच्चे, सबसे पहले बिजनेस मॉडल टेस्ट में होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, ये बात ठीक है या गलत? अमोर्टाइज कॉस्ट, सिर्फ होल्ड टू कलेक्ट ठीक है, सेल नहीं है। यहाँ पे होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल ये ठीक है, यहाँ पे होल्ड टू सेल ठीक है। तो मुझे बताइएगा पहले पॉइंट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई? जी, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की कंडीशन है, अमोर्टाइज कॉस्ट में भी है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हमने नहीं पढ़ी। याद है ना? ये भी क्लियर हो गया। कैटेगरीज डेट के केस में है, इक्विटी सिक्योरिटीज के केस में नहीं होता है। ये डेट सिक्योरिटीज एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों की सूरत में होता है। ये इक्विटी सिक्योरिटीज की सूरत में भी होता है एंड डेट सिक्योरिटीज की सूरत में भी होता है। ये भी बात क्लियर हो गई। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये ठीक है। फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी इसके केस में। ये भी हो गया बच्चे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नहीं सिर्फ फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाएगा। ठीक है जी बच्चे, ये भी हो गया। बच्चे मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? अच्छा बच्चे, जरा एमसीक्यूज भी जो रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ चुके हुए हैं उनके एमसीक्यूज भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आप लोग ना अपने पास नोट भी करते जाओ। ये पेपर कौन सा है? 2020 का, मार्च 2020 का पेपर। मार्च 2020 के पेपर के एमसीक्यूज नंबर 4 नोट करते जाइएगा। ये आईएएस 41 के अगर आपके पास हैंडआउट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके पास मौजूद हो तो फिर ये आप लोग वहां पे लिखते भी जाएं कि हमने ये इसका IS 41 का इस पेपर में एमसीक्यूज नंबर 2 है, ताकि जब भी आप दोबारा रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, आप पढ़ते हैं। कंडीशनल ग्रांट, ग्रांट की बात कर रहा है IS 41, बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड। फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट में मेजर किए जाएंगे एज इनकम। बताइएगा कब? ऑप्शन क्या है? over the period in which condition would be fulfilled, over the period,
only when the grant becomes received, only when the condition are met, only when the condition are met. बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये आपको पता है आपकी बुक में से ही एज इट इज पिक किया गया। चलें जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इसका लीज का टॉपिक तो हमने पढ़ लिया हुआ है, आईवी। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें। जमीर अंसारी कार डीलर है, याद रखना, जमीर अंसारी कार डीलर है। Cars are sold both on cash and finance lease. Dealer and lessor बन गया ये। He has been selling a car, वो कार बेच रहा है। Following terms पे फेयर वैल्यू है 5 मिलियन, एनुअल लीज रेंटल इतना है, मार्केट 12% पर एनम और लीज टर्म है 4 इयर्स। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल्स रेवेन्यू? सेल रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ेगा? फाइनेंस इनकम में अगर एनुअल लीज रेंटल 1.8 मिलियन से बढ़ जाए एंड ऑल अदर टर्म्स रिमेन द सेम, बाकी टर्म्स वही की वही रहे। रिवीजन लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। टू मार्क्स का। अच्छा मैं आपकी हेल्प करता हूं, आप एक काम कीजिएगा, आपने ना एक काम करना ये है, पहले नंबर पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करें और उस सिचुएशन में आपने रेंटल की फिगर कंसीडर करनी है 1646,199 1 minus 1.12 raised to power minus 4 over 0.12। मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा इसकी कितनी फिगर बनती है। अभी मैं समझाता हूं फिर आपको ये बात। Sir, 5000081. मुझे ना आवाज नहीं आई। 533 Sir, 50033 नहीं है सर, ये 00 अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन आंसर आ गया। जी सर। अब यही कहना चाह रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन आंसर आ गया, राउंडिंग ऑफ कर दे। अच्छा जी, ये पहली ऑप्शन तो होगी। अब सेकंड वन में कीजिएगा, इसमें आपने 1.8 मिलियन कंसीडर करना। 1 minus 1.12 raised to power minus 4 over 0.12। अब इसकी कैलकुलेशन करके मुझे बताइएगा। फाइव फोर सिक्स 5467229 ये फिगर बताइए आप लोगों ने। अच्छा अब जरा नोट कीजिएगा, पहला आंसर मैं आपको बताने लगा हूं। आपको याद है कि हम जब भी सेल रिकॉर्ड करते थे डीलर लेसर के केस में या मैन्युफैक्चरर लेसर के केस में, उसमें हमारी कंडीशन होती थी लोअर ऑफ की। हम कहते थे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या सेल प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अच्छा अब मैं दोनों फिगर्स लिखता हूं। फर्स्ट वन के केस में 5 मिलियन सेल प्राइस भी बन रही है और यही फिगर ये भी बन रही है। इस केस में तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 5 मिलियन से।
यही है ना, लोअर ऑफ ए की बात है, दोनों में से जो सी मर्जी फिगर पिक कर लो। अब सेकंड वन सिचुएशन में क्या है, सेल प्राइस तो 5 मिलियन ही है, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 5467229 ये है। इनमें से लोअर ऑफ कौन सी है, बताएं जल्दी से, क्विकली आंसर बताएं मुझे। ये 5 पहली मिलियन। ऑप्शन 5 मिलियन ही, इसका मतलब है इस सिचुएशन में सेल रेवेन्यू में कोई फर्क पड़ा, अब ढूंढ लें, सीधी सीधी ऑप्शन ए की बननी है, क्योंकि फाइनेंस इनकम वैसे ही बढ़ जानी है। आपने जब भी शेड्यूल बनाना है वो किस पे बेस करते हुए बनाना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल के अमाउंट तो चेंज नहीं हुई, चेंज कौन सा हो गया, इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज हो गई है। बिल्कुल ठीक हो गया, ये सी ऑप्शन है, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है। समझ आ गई ये बात, समझा पाया हूं मैं आपको ये बात। चले जी बच्चे, ठीक हो गया जी। चलें, बाकी तो अभी टॉपिक्स नहीं है। आप किस अटेम्प्ट के क्वेश्चन की बात कर रहे थे बच्चे, मैं फिर पास पेपर्स वो तो नहीं है, मैं अपलोड कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। किस पेपर की बात कर रहे हैं आप? किसी बच्चे ने भी मैसेज किया है, ऑटम 2019 की बच्चे सिर्फ 2 से 3 मिनट दीजिएगा। ऑटम, सिर्फ ड्राइव में से ना पेपर अपलोड कर। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कॉपर लिमिटेड entered into following transaction during the year ended 30 जून 2019। 1 अक्टूबर 2018 को
सीएल ने एक मशीन इंपोर्ट की है चाइना से 250,000 अगेंस्ट 60% एडवांस पेमेंट। ये तो IAS 21 का क्वेश्चन है, फॉरेन करेंसी देख लेते हैं। अच्छा, which 1st July 2018 the remaining payment was made on 1st April 2019। ये तो प्योरली वही है, IAS 21 का क्वेश्चन। जी ये है IFRS 9। जी मैं ऑटम 20 वाला भी करवा देता हूँ, वो भी फिर मैं 1 मिनट पहले ये करवा दूं, ये डिस्कस कर दूं, फिर उसके बाद वो भी करवा दूं। ठीक है जी, जोन जोन सभी आप कहेंगे इंशाल्लाह हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा बच्चे अब देखें, 1 जुलाई 2018 को जिप्सम लिमिटेड ने 5000 डिबेंचर्स इशू किए और खरीदे हैं, परचेज किए हैं, जो कि इशू किए थे आयरन लिमिटेड ने, और खरीदे किसमें, पार वैल्यू पे। जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, मैंने नेट चेंज किया, स्विच किया, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। जी बच्चे, कूपन इंटरेस्ट रेट है 11% पर एनम, पेएबल एनुअली ऑन 30 जून। 1 जुलाई 2018 को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाज वर्कआउट 9.5% पर एनम, जबकि मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर डिबेंचर्स 11% पर एनम है। एज ऑन 30 जून 2019 debentures were quoted on Pakistan Stock Exchange at ₹96। ये उसकी फेयर वैल्यू बता दी गई और आपसे कहा जा रहा है जनरल एंट्रीज पोस्ट करो 30 जून 2019 पे, अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स सब्सिक्वेंटली मेजर हो रही है अमोर्टाइज कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ये अब आपके सामने क्वेश्चन, तो बच्चे सबसे पहले हम एट अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हैं। ठीक है जी बच्चे, सबसे पहले मैं अमोर्टाइज कॉस्ट का शेड्यूल बनाने लगा हूं, फिर एंट्रीज पोस्ट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा बच्चे, 5000 डिबेंचर्स हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट की वर्किंग कर रहे हैं।
एक डिबेंचर इशू हो रहा है एट पार, मल्टीप्लाई करना है इसको, माइनस करना है इसमें से 24,000। बता दीजिएगा बच्चे, गलती कर रहा हूं फिर करेक्शन भी करवाएं। अच्छा मैं खुद ही बता रहा हूं, आप में से कोई भी नहीं बोल रहा। आप लोगों ने मेरी गलती पिक करनी थी, आपने कहना था सर ये फाइनेंशियल एसेट है, और सॉरी टू से ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट के केस में ऐड होती है, ना कि डिडक्ट होती है। ये गलती नहीं करनी आपने, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बच्चे बताइएगा बच्चे 524,000। मैं वेट ही करता रहा कि अब में से कोई मुझे बताए। अच्छा बच्चे अब ये आपने मेंशन कर देनी है बच्चे, हमें 30 जून पे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं 30 जून पे ले रहा हूँ रिपोर्टिंग डेट 2019 पे। 524 एक ही कॉलम बनाने की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चे अब इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करनी है, इस पे इफेक्टिव रेट 9.5%। बताएं बच्चे 9.5% के हिसाब से कितनी फिगर बनी? जल्दी बताइएगा। 49780 बिल्कुल ठीक। अच्छा इंटरेस्ट रिसीव्ड की अमाउंट बताइएगा। अब ये याद रखना है इंटरेस्ट रिसीव्ड कूपन रेट पे होगा और एट फेस वैल्यू होगा, पार वैल्यू होगा, नॉमिनल वैल्यू। तो 500,000 का 11%, शाबाश 55,000। कर दे बच्चे सॉल्व इसको, आंसर बता दीजिएगा। बच्चे मुझे आंसर नहीं बता रहे हो आप। फाइव 118 बच्चे ऐड करना है 49780 को और माइनस करना है 55,000 को, तो ये फिगर है 518,780। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे अब एंट्रीज देख लीजिएगा जल्दी से, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपली एंट्री पोस्ट कर दूंगा। तवज्जो कीजिएगा बच्चे, सबसे पहले 1 जुलाई 2018 को एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट 524,000 पहली एंट्री होगी। उसके बाद बच्चे 30 जून 2018, इसकी कंपाउंड एंट्री मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, अलहदा अलहदा कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है जी बच्चे जी। फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाएंगे और इंटरेस्ट इनकम 49780 क्रेडिट हो जाएगा। और थर्ड वन एंट्री 30 जून 2018 क्या एंट्री होगी बच्चे? बैंक डेबिट 55,000 से और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट 55,000 से। ये हमने कर दिया एट अमोर्टाइज कॉस्ट। हमारा ए पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिट और लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ये तो बड़ा सिंपल है। तो बच्चे अब मुझे बताइएगा सबसे पहली एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट
अब आपको पता है ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है, तो फाइनेंशियल एसेट को या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स भी लिखा जा सकता है 500,000 से। जी बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 24,000 से, और बैंक को क्रेडिट कर देना है आपने बच्चे कितने से, 524,000 से। पहली एंट्री ये पास हो गई। फर्स्ट एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है फर्स्ट एंट्री। चलें जी, सेकंड वन, इसमें आपको पता है इंटरेस्ट एक्चुअल अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है, याद है ना ये बात? जी बिल्कुल, जितना एक्चुअली रिसीव हुआ होता है। तो एंट्री क्या पोस्ट करनी है, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है कितने से, 55,000 से, और क्रेडिट किसे कर देना है, इंटरेस्ट इनकम 55,000। ये भी एंट्री हो गई। उसके बाद बचे फेयर वैल्यू गेन या लॉस की एंट्री है। इसकी फेयर वैल्यू गेन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है जी, 96 रुपीज ईच। तो बचे 500,000, ये 5,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 96, बता दीजिएगा कितनी फिगर बनी। 4 आ जाएगा ना, 4 5 टाइम्स 20। तो बच्चे ये बेसिकली लॉस हो जाएगा, फेयर वैल्यू लॉस हो जाएगा, और फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को क्रेडिट। ठीक है जी बच्चे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सब बातें क्लियर हैं जी? ठीक हो गया जी बच्चे, ये क्वेश्चन था बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन, 6 मार्क्स। और आपको पता भी है ये रिवीजन लेवल 1, ये लेवल 1 का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम, ठीक है जी? अच्छा जी बच्चे, जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उसके एमसीक्यूज भी कर लेते हैं साथ ही साथ डिस्कस। IS 41 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि हमने रिवीजन कर ली हुई है ना, IS 41 का क्वेश्चन कर लेते हैं। IS 41 is applied to agriculture produce before the harvest, at the point of harvest, after the harvest, before, during और after the harvest। बताया जी कौन सी ऑप्शन? जी शाबाश, at the point of harvest। IS 8 भी हम कर चुके हैं। Disclosure requirement of IS 8 in respect of change in accounting policy are not applicable in case of, बताइएगा किस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है? चेंज इन मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन 542 एवरेज जरूरी है, बताना है। इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक्सीलेंट, बिल्कुल, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन IS 16 ने बता दिया। IS 8 ने कहा था जब कोई स्टैंडर्ड अपनी ट्रांजिशन खुद बता दे तो आपने उसको वैसे अप्लाई करना है, और अगर उसकी स्टैंडर्ड ने ट्रांजिशन ना बताई तो फिर मेरे मुताबिक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, और कैसे लेना है वो मैं बताऊं, तो इसके लिए नहीं जरूरी। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बुक से आया हुआ बच्चे। जी बच्चे, ये एक भी कर सकते हैं, ये लीज का है, लीज का ये हम कर सकते हैं। जी बच्चे बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट? कौन सी बात राइट ऑफ यूज एसेट में शामिल नहीं करेंगे? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी बिल्कुल करेंगे, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट इसको भी करेंगे, पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर इसको भी करेंगे, इसको नहीं करेंगे। बिल्कुल यही ऑप्शन है जी, बिल्कुल सही बताया आप सब लोगों ने, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो बच्चे अब आपको समझ आ रही है ना, अंडरस्टैंडेबल है ना आपके लिए? अच्छा जी, ये भी बच्चे जी बच्चे इसको भी किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है ये भी, ये लीज का ही है ये भी। Wood Leasing Limited has leased certain equipment 1st July 2018 in this respect. Following information is available. Asset की fair value ये है, amount received on 1st July 2018 यही है, ये down payment है basically. 4 annual installments payable in arrears और guaranteed residual value 10 million है. Useful life equipment की 5,
years और IRR है 16%. What amount of net investment in lease will be presented in non-current asset at 30th June 2019? जी बच्चे, आपने बताना है नेट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट पोर्शन बताना है 30 जून 2019. तो आपने यहाँ पे शेड्यूल बनाना है 2 सालों के लिए, तो आपको उसके लिए आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा. मैं आपकी मदद करता हूँ, जरा जल्दी से. पहली बात तो ये कि नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर कैलकुलेट कीजिएगा. आपको नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू. ठीक है जी बच्चे. अच्छा अब बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 5.5 million as it is plus 20 million into 1 minus 1.16 raised to power 4 annual installments हैं. लीज टर्म 4 years. अच्छा जी बच्चे, डिवाइड करना है 0.16, ये हो गया. और फिर प्लस कर देना है ये 10 मिलियन गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है, ये 1.16 रेज टू पावर -4. बता दीजिएगा बच्चे आंसर क्या है. आंसर मुझे बता दीजिएगा. ये अप्रोक्सीमेटली 67 ही आ गया ना आंसर, यही आंसर आ गया. अच्छा जी बच्चे, नेट इन्वेस्टमेंट 67, ये ओपनिंग बैलेंस है. यकम जुलाई 2018 की बात कर रहे हैं. इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग बैलेंस. अब इधर तवज्जो कीजिएगा. इंस्टॉलमेंट 5 की हुई, इंटरेस्ट कुछ नहीं है 5 ही. 67 में से 5 लेस कर दें 62. उसके बाद बचे 30/6/2019 62 हुई है. इंस्टॉलमेंट बचे कितनी की जा रही है 20 की. बताएं इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट. 62 पे 16% रेट अप्लाई करें. जी बच्चे 30th जून 2020 51.92 20 पे करना है. जी बच्चे कैलकुलेट कर लिया आपने. अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से. डी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वो डी आंसर ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना डिफरेंस आ रहा है अमाउंट पे, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा. आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है. एक गलती हो गई है. 5.50 की फिगर थी, मैंने यहाँ पे 5.50 लिया है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए 5 फिगर ले ली, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. आंसर आपका ठीक बन गया, ये डी ही ऑप्शन बन रही है, क्योंकि कोई और करीब करीब वैल्यू बन ही नहीं रही.
यही वैल्यू बन रही है, ठीक है ना। तो बच्चे आपने इसकी वैल्यू 5.5 करके अब इसको ठीक कर लेना, ठीक है जी बच्चे। तो देख लीजिएगा इसका आंसर कितना बनता है, 61.5 हो जाएगा। और ये बाकी आप कर लेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो इसका करीब करीब आंसर यही बनेगा, और कोई फिगर इतनी करीब करीब थी नहीं। चलें जी बच्चे, चलो जज़ाकुमुल्लाह खैर, सॉल्व हो गया जी, बच्चे कह रहे हैं हो गया सॉल्व। अच्छा बच्चे ये भी हो गया। अब कौन सा पेपर मुझे बता रहे हैं, 1 मिनट ठहरिएगा, मैं सिर्फ ये ड्राइव मैंने उतार दी थी, मैं दोबारा लगाऊं। अटेम्प्ट ऑटम 2020। इस टाइम हमारे पास ऑटम 2020 का पेपर अवेलेबल नहीं है। ये देखिएगा मेरे पास जन्नत लिमिटेड वाला, वो क्वेश्चन तो इतना नहीं है, लेकिन बहरहाल आप देख लीजिएगा मेरे पास इस टाइम फोल्डर में वो मौजूद नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल फिर हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि अब असर की नमाज का टाइम हो गया है, मैंने जाना है, वो जुम्मे का दिन है आज, थोड़ा सा मुझे काम होता है, तो इस वजह से मैं, हाँ सुबह कल मैं क्लास लूंगा, कल लूंगा बच्चे आपकी क्लास, कल ऑफ नहीं करनी, क्योंकि हम थोड़े से हमारे टॉपिक्स थोड़े से पेंडिंग हो गए हैं। तो अगर हमने क्लास ना ली तो फिर हम टारगेट अपना मीट नहीं कर पाएंगे, तो कल मैं क्लास लाजमी लूँ, ठीक है जी बच्चे। मैं टाइम मेंशन कर दूंगा, टाइम मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कल मैं ऑफ पे हूँ, मैंने घर से क्लास लेनी है, तो मैं थोड़ी सी फैमिली कमिटमेंट देख के आपके साथ आपको बता दूँ, ठीक है जी बच्चे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ताहा ये जी आज का टॉपिक मैं बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।